नमस्कार। स्वागत है आपका टीएम इंटरनेशनल स्कूल की पॉडकास्ट में, जिसमें हम उन स्टूडेंट से बात करते हैं जो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे विशेष गेस्ट मास्टर अक्षत गोयल, who has been studying in a school from nursery to class 10th and has achieved the award of the Ingenious Tinkerpreneur Top Innovations of ATL Tinkerpreneur 2022-23 in all over India। तो आज हम जानेंगे उनकी सफलता की कहानी, उनकी जुबानी, उनका सोचने का तरीका और नए विचार लाने की कला। वेलकम अक्षत। थैंक यू। तो अक्षत, सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए। आपका सफर टीएम इंटरनेशनल स्कूल से शुरू हुआ और आज आप राष्ट्रीय स्तर के इनोवेटर हैं। तो आपके मन में कब और कैसे ये इच्छा जगी कि आप इनोवेशन लेके आए, नई सोच लेके आगे बढ़े? तो मेरे सफर में टीएम इंटरनेशनल स्कूल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। सारे कॉम्पिटिशन्स, इन सब से इंट्रोडक्शन और एटीएल लैब से इंट्रोडक्शन मेरा स्कूल की वजह से ही हुआ है। एटीएल लैब से मेरा पहला इंट्रोडक्शन था एक बूट कैंप कॉम्पिटिशन एटीएल टिंकरप्रेन्योर 2022, जब मैं 8th क्लास में था। तो वो था मेरा पहला स्टेप। तो यू हैव बीन स्टडीइंग इन अ स्कूल फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 10th। तो उस स्कूल का कोई खास पल, कोई टीचर या कोई ऐसी प्रोजेक्ट, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, जिससे आप अट्रैक्ट हुए एटीएल की तरफ? तो मेरा हमेशा से एक वो रहा है, क्यूरियोसिटी रही है कि ये एटीएल लैब होता क्या है। तब मेरी क्यूरियोसिटी थी जब मैं 8th क्लास में हुआ करता था। तो मैंने धीरे धीरे एटीएल की तरफ मैंने थोड़ी सी रिसर्च स्टार्ट की, स्कूल में बात करी, टीचर से बात करी, एटीएल इंचार्ज सर से बात करी। तो उन्होंने मुझे बताया एटीएल में होता क्या है, एटीएल के क्या रिसोर्सेज हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे करके मुझे कॉम्पिटिशन से भी इंट्रोडक्शन हुआ। मैंने सब कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया। ज़्यादातर कॉम्पिटिशन, जितने कॉम्पिटिशन हो सकते थे मैंने उनमें पार्टिसिपेशन किया। तो उनसे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला, तो थोड़े से स्किल्स इनहेंस हुए और कॉन्फिडेंस मिला, खुद पे सेल्फ मोटिवेशन मिला कि इस फील्ड में मुझे और भी कुछ करना चाहिए। आप एटीएल को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? मतलब एटीएल की आपके लिए क्या डेफिनेशन है? एटीएल मतलब अटल टिंकरिंग लैब। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, नीति आयोग और एम का दोनों का कोलैबोरेशन से एक इनिशिएटिव है जो कि स्कूल्स में लैब्स के द्वारा वो पूरा कर रहे हैं। तो इसमें हमको अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और आपके अलग अलग आइडियाज को, डिफरेंट आइडियाज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोबोटिक्स या टेक्नोलॉजी के आइडियाज, इसमें सब तरह के आइडियाज को आप एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और उन्हें अपनी क्रिएटिविटी की मदद से प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको पूरे भारत के टॉप इनोवेशंस में एटीएल टिंकरप्रेन्योर 2022-23 का अवार्ड मिला। तो कैन यू प्लीज वॉक अस थ्रू योर अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट? मतलब ये प्रतियोगिता क्या थी और इसमें आपका इनोवेशन क्या था? तो ये कंपटीशन था एटीएल टिंकरप्रेन्योर 2022। इसमें हमको अलग अलग, ये बूट कैंप था, इसमें हमको अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे। कुछ रिलेटेड थे डिजिटल स्किल्स के ऊपर, कुछ रिलेटेड थे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, कुछ थे पिच डेक के ऊपर। अलग अलग तरह के हमको प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे जो कि हमको पूरे करने थे एक गिवन डेडलाइन के अंदर। तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा कि थोड़ा सा हार्ड लगा मेरे को कि मैं इन सबको कैसे अकम्प्लिश कर पाऊंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बेसिक टू एडवांस जा रहे थे। बेसिक वाले तो मैं कर लेता था, पर एडवांस में मुझे थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। तो फिर धीरे धीरे करके मैं नॉलेज गेन की और उस कंपटीशन में मैंने एक अपना प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया। चैलेंज खत्म, कंपटीशन जब खत्म हो रहा था, एंड बूट कैंप के बिल्कुल एंड वीक में, लास्ट वीक में मैंने अपना प्रोटोटाइप डेवलप किया। इसका नाम था टूर एक्सपी। तो टूर एक्सपी के अंदर हमने सोचा है कि एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज करें टेक्नोलॉजी का यूज करके। वीआर टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ट्रेंडी टॉपिक है, तो उसकी मदद से हमने इंडियन कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के बारे में सोचा है। तो टूर एक्सपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इफेक्टिव है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, वीआर टेक्नोलॉजी का यूज करता है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। इंडियन कल्चरल हेरिटेज के बारे में हम स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग वे है। आपने एक टर्म वीआर टेक्नोलॉजी का भी यूज किया, तो उसके बारे में कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू अस? वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। इसमें वीआर भी दो तरह के होते हैं। जैसे वीआर हेडसेट दो तरह के होते हैं। एक तो आपका मोबाइल बेस्ड होता है जो कि टूर एक्सपी के लिए। मोबाइल बेस्ड वीआर में ऐसा होता है, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करोगे तो फिर उसमें आपको एक वीआर इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसे आप अपने फोन को, उस वीआर इंटरफेस को ऑन करके अपने फोन को उसमें वीआर हेडसेट में डाल के आप एक इमर्सिव वर्ल्ड में पहुंच सकते हो। जैसे कि आपको लगेगा कि आप उसी मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हो, वहां पे आप रियलिटी में खड़े हो, वहां पे ऐसा लगेगा आप
वहाँ पे आपने ट्रैवल किया हुआ है पहले, और आपको रिसर्च वर्क में भी हेल्प मिल सकती है। इट वॉज रियली अ माइंड ब्लोइंग इनोवेशन। तो हर नई सोच के पीछे, हर नई इनोवेशन के पीछे कुछ ना कुछ विचार होते हैं। तो आप ये नए विचार कैसे सोचते थे? मतलब कोई खास प्रक्रिया थी या कुछ लोग थे जिनसे मिलकर आपको ये विचार आते थे? तो मेरे केस में ऐसा कोई डेफिनेट मेथड नहीं था। मैं बिलीव करता हूँ कि हमेशा इनोवेशन को अप्रोच करो। क्रिएटिविटी और इनोवेशन से आप अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एजुकेशन को लेकर भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और मेरा प्रोजेक्ट भी इनडायरेक्टली एकेडमिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमको अपने इंडिया के कल्चर के बारे में जानकारी देता है। फ्यूचर में हमारे टूरिस्ट का एक गोल है कि हम इसको एकेडमिक्स में भी एक्सपेंड करेंगे, तो इसी से हम इसको रिवॉल्यूशनाइज करेंगे। तो मैंने पहले प्रॉब्लम को पहचाना, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा। मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे एजुकेशन के साथ, तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव मेथड हो सकता है। हर सफलता के पीछे कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस व्हिच यू फेस्ड? वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड वाज एडवांस डिजिटल नॉलेज। मुझे बिगनिंग में बिल्कुल भी डिजिटल नॉलेज नहीं थी, पर धीरे धीरे करके मैंने एटीएल रिसोर्सेज का यूज़ किया, और अलग अलग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देखे, और डिफरेंट टीचर्स की मेंटरशिप से और कोलैबोरेशन से मुझे धीरे धीरे करके इस नॉलेज को गेन करने का मौका मिला। ये नॉलेज गेन करके मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया। अलग अलग तरह के स्किल्स, जैसे डिजिटल स्किल्स, टीम वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब स्किल्स मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत काम में आए। मैंने इनको डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि वो और अच्छा बन चुका था। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको स्टार्टिंग में डिजिटल लर्निंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचकर एटीएल में नहीं जा पाते हैं कि हमें डिजिटल लर्निंग ही नहीं है। तो वो फियर आपने कैसे ओवरकम किया? स्टार्टिंग में मुझे भी ये फियर हुआ था, मुझे भी डर लगा था कि मेरे पास तो डिजिटल नॉलेज भी नहीं है। पर फिर एक अंदर से मोटिवेशन आया कि कोई बात नहीं, हम सीख के देखते हैं। स्टार्टिंग में मैंने एक स्टेप लिया, धीरे धीरे करके टास्क को डिवाइड किया और बेसिक टू एडवांस गया। सबसे पहले मैंने छोटे छोटे टास्क किए, फिर एडवांस टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क पे गया मैं। तब स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, पर उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा था कि जैसे गिव अप करने जैसा, फिर भी मैंने अपना सेल्फ मोटिवेशन से आगे बढ़ता चला गया। सारे प्रोजेक्ट्स को एक एक करके अकम्प्लिश किया, जिससे कि मेरे स्किल्स बिल्कुल एनहेंस हुए। तो टीएम इंटरनेशनल स्कूल का आपकी सफलता में क्या योगदान रहा? मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज, उन्होंने आपको कैसे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया? टीएम इंटरनेशनल स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस सब के पीछे, क्योंकि टीएम इंटरनेशनल स्कूल से ही मुझे इन सब कॉम्पिटिशन्स के बारे में पता चलता रहा धीरे धीरे करके। जैसे चाहे वो सीकर आइडियाथॉन हो, आई स्टार्ट आइडियाथॉन सीकर हो, या फिर ये नीति आयोग के कॉम्पिटिशन्स हो, इन सब के बारे में मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रही स्कूल के माध्यम से। स्कूल ने मुझे लेटेस्ट न्यूज़ दी और मुझे इन कॉम्पिटिशन से अवेयर रखा। मैंने धीरे धीरे करके खुद रिसर्च करी इन कॉम्पिटिशन्स के ऊपर, और इनमें पार्टिसिपेट करके अपनी पूरी मेहनत से इनके अंदर अपने प्रोजेक्ट डेवलप किए। बहुत बार होता है अक्षर कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, मतलब अब जैसे आप एटीएल में आपका जुड़ाव ज़्यादा रहा है, तो हम अगर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगते हैं तो हम स्टडीज़ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आपने दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया? तो दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए मेन जो स्किल चाहिए होता है वो है टाइम मैनेजमेंट और टास्क का डिवाइडेशन। जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्कूल के एनुअल एग्जाम्स, या फिर अभी मेरे 10th के बोर्ड्स हुए थे, तो उस टाइम पे हमको प्रोडक्ट्स को थोड़ा साइड रखना पड़ता है, और अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना पड़ता है। पर फिर भी थोड़ा सा रिजर्व टाइम हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए और स्किल्स के लिए हमेशा निकाल के रखना पड़ता है, क्योंकि प्रायोरिटाइजेशन हमेशा ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों का प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए कि जिस टाइम पे एकेडमिक्स, उस टाइम पे एकेडमिक्स ही पढ़नी है, एकेडमिक्स पे ही ध्यान देना है, और जो फ्री टाइम मिला या फिर बचा हुआ रिजर्व टाइम है, उसमें हमेशा प्रोजेक्ट वर्क करता हूँ। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपकी इस इनोवेशन जर्नी में? फैमिली का तो हमेशा पूरा सपोर्ट था मेरी इनोवेशन में। सबने पूरा सपोर्ट दिया, सब इंस्पायर करते रहे मेरे को, मुझे इंस्पायर किया और मोटिवेट किया रोज़। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता था
तो सब अपने इनपुट्स भी देते थे कि जैसे यूज़र वैलिडेशन वगैरह वहीं के वहीं हो जाता था। इनपुट्स देते थे लोग मुझे कि जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स में क्या कमी है, मुझे क्या ऐड करना चाहिए, वो सब मुझे इनपुट्स मिलते रहते हैं MD से भी। और सब ने बिल्कुल मुझे मोटिवेटेड फील कराया और किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि एकेडमिक्स में बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ अगर मैं, तो फिर सबने एकेडमिक्स की तरफ ही मेरे को वो किया। ऐसा कुछ नहीं है, सबने मेरे को बोला कि तू प्रोजेक्ट्स कर और टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो अक्षत, आज भी हमारे स्कूल के बहुत से बच्चे नए नए विचार लाने की सोच रखते हैं, नए इनोवेटर्स बनने की सोच रखते हैं। तो क्या कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे उन यंग इनोवेटर्स को? मैं बस ये एडवाइस देना चाहूँगा कि नेवर गिव अप एंड नेवर लूज होप। कभी भी अपनी होप को लूज मत करो और गिव अप मत करो। जैसे आपको जो टास्क मिले हैं उनको कितने भी टाइम में, चाहे डेडलाइन मिली है तो कैसे भी करके उनको पूरे करने की कोशिश करो। अलग अलग ट्यूटोरियल्स देखो, अलग अलग टीचर्स से बात करो, तो ज़रूर हेल्प मिलेगी। टीचर से बात करके मेंटरशिप और गाइडेंस हमेशा हेल्प करती है। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मतलब आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर अपने इसी प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं? मैं इसी प्रोजेक्ट पे अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने अपने माइंड से बहुत माइंड लगा के अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन पूरी इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट की है। इस प्रोजेक्ट में मेरे फ्यूचर प्लान है कि इसको हम इसकी टूर लाइब्रेरीज को एक्सपेंड करें और प्लेसेस की कवरेज बढ़ा दें हम इसकी। और और हम ऐसा करते हैं, ऐसा सोचा है कि हम इसको एकेडमिक्स में भी एक्सपेंड करें। जैसे हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, टफ लगते हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनकी कॉन्सेप्ट को VR से अगर बच्चों को समझाएं तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ये एकेडमिक्स में बच्चे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अक्षत, आपके आंसर्स ने हम सबको बहुत मोटिवेट किया, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, जिनसे कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उसके फटाफट जवाब देना है। ओके, आई विल ट्राई। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। योर बिगेस्ट मोटिवेशन? सर रतन टाटा एंड एलन मस्क। इफ यू कैन हैव वन सुपर पावर तो वो क्या होगी? टाइम ट्रेवल। योर ड्रीम कंपनी जिसमें आप काम करना चाहते हैं? गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या फिर खुद का स्टार्टअप। और ऐसी कोई समस्या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आप अभी सॉल्व कर सकेंगे तो वो क्या होगी? इनइफेक्टिव एजुकेशन। अक्षत, आपके विचार सुनकर हमको बहुत प्रेरणा मिली। आपने TM इंटरनेशनल स्कूल का नाम रोशन किया है और हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो योर ड्रीम्स कम ट्रू विद गुड लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरी खुशी की बात है कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मेरे को अपने थॉट्स को शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का पॉडकास्ट। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए और नए विचार लाते रहिए। धन्यवाद।